हमारे सौर मंडल में मौजूद 8 ग्रहों के बाद की दुनिया क्या है, कैसी है? क्या नेपच्यून के आगे मौजूद कुइपर बेल्ट के बारे में आप कुछ जानते हैं? प्लूटो से परे कुइपर बेल्ट में कई विशालकाय डॉर्फ प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स हैं। क्या आप उन बड़े डॉर्फ प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज की ये खास वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। दोस्तों, आज इस खास वीडियो में हम डॉर्फ प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, जो कि बेहद ही अनोखे और अजीबोगरीब हैं, जिन्होंने वैज्ञानिकों तक को हैरत में डाले रखा है। आज हम ये जानेंगे कि जिस जगह प्लूटो मौजूद है और जिस जगह को हमारे सोलर सिस्टम का अंत माना जाता है, वास्तव में उसके परे क्या है। ये तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि प्लूटो को भी कभी हमारे प्लेनेट की सूची में रखा गया था, लेकिन पहले हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स की संख्या 9 थी। लेकिन 2006 में प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट की सूची में डाल दिया गया। लेकिन दोस्तों, दूसरी ओर ये बात भी सच है कि प्लूटो ने शुरू से ही वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया है। खैर, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट नेपच्यून है और नेपच्यून के बाद स्पेस में एक अनोखी और अनदेखी दुनिया मौजूद है, जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। बता दें कि नेपच्यून के बाद स्पेस में जो रीजन है उसे कुइपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है, जहां लाखों की संख्या में आइसी बॉडीज, कॉमेट्स और काफी विशालकाय डॉर्फ प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स मौजूद हैं। तो चलिए अब हम अपने सफर को शुरू करते हैं और जानते हैं नेपच्यून के परे क्या है। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। और हाँ, मेरी उन दर्शकों से गुजारिश है कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस उन्हें चैनल पर अपलोड होते ही मिल जाए। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के निर्माण की शुरुआत आज से लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले एक विशाल गैस और डस्ट के बादल में शुरू हुई हलचल के कारण हुआ था। वैज्ञानिकों के अनुसार नेपच्यून के पार कुइपर बेल्ट में मौजूद विशालकाय डॉर्फ प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स का निर्माण भी आज से लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले सौर मंडल के फॉर्मेशन के बाद बचे हुए मटेरियल से ही हुआ था। बता दें कि नेपच्यून ग्रह और दूसरे प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही कुइपर बेल्ट में मौजूद आइसी बॉडीज और कॉमेट्स से किसी विशाल प्लैनेट्स का निर्माण ना हो सका, और इस तरह से इनमें से कुछ विशाल डॉर्फ प्लैनेट्स और कुछ माइनर प्लैनेट्स बन गए। दोस्तों, निर्माण के बाद से ही कुइपर बेल्ट में मौजूद आइसी बॉडीज और कॉमेट्स भी सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स की तरह ही सूरज के चक्कर लगाने लगे। लेकिन सौर मंडल के निर्माण के समय कुइपर बेल्ट में मौजूद ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स अन्य बड़े प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण या तो हमारे सौर मंडल के बाहरी रीजन ऊट क्लाउड में चले गए या फिर हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर कहीं और चले गए। दोस्तों, कुइपर बेल्ट को हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स में से एक माना जाता है। बता दें कि कुइपर बेल्ट 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक के क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों, कुइपर बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच पाए जाने वाले एस्ट्रॉयड बेल्ट्स के समान है। हालांकि आकार और भार की तुलना में कुइपर बेल्ट एस्ट्रॉयड बेल्ट से कई गुना ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ 1930 में सबसे पहले प्लूटो को खोजा गया था, जिसके बाद 2004 में सेडना नामक ऑब्जेक्ट को ढूंढा गया, जो प्लूटो के 3/4 आकार के बराबर है। दोस्तों, बता दें कि ये सूरज से इतनी दूर है कि इसे सूरज की परिक्रमा करने में 10,500 वर्षों का समय लगता है। उस जगह से सूर्य काफी छोटा दिखता है, और तो और कुइपर बेल्ट में मौजूद इन ऑब्जेक्ट्स तक सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, 2004 के बाद 2005 में, यानी कि 1 साल बाद, वैज्ञानिकों ने यहाँ इरिस नाम का एक ऑब्जेक्ट खोजा, जो कि सूर्य की परिक्रमा 580 वर्ष में लगाता है। बता दें कि आकार में प्लूटो से भी बड़ा है। इसी ऑब्जेक्ट की खोज के बाद प्लूटो ग्रह से इसकी काफी समानता होने के कारण प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया गया था। दोस्तों, कुइपर बेल्ट में मौजूद प्लूटो के अलावा और कई डॉर्फ प्लैनेट्स कुइपर बेल्ट का हिस्सा हैं, जिसमें से इरिस का नाम आपने जान लिया है। इसके अलावा मोमाके और होमिया जैसे बड़े ड्रॉप प्लैनेट्स
भी प्लूटो की तरह ही सौरमंडल के बाहरी हिस्से में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बता दें कि लगभग 2000 से अधिक कुइपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स को ढूंढा जा चुका है। इन सभी ऑब्जेक्ट्स को KBO कहा जाता है। हालांकि आकार के मामले में ये सभी ऑब्जेक्ट्स हमारे चंद्रमा के आकार के ही हैं। दोस्तों वैसे तो प्लूटो के साथ होमिया, माके और इरीस भी कुइपर बेल्ट का हिस्सा हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इरीस नेपच्यून से परे सूरज की परिक्रमा तो करता है, लेकिन वो कुइपर बेल्ट का हिस्सा नहीं है। जबकि सेरेस, जो कि एक डॉर्फ प्लैनेट है, वो मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट का हिस्सा है। बात अगर होइमा की करें तो होइमा चट्टान का एक छोटा सा रेक्टेंगुलर टुकड़ा है जो पृथ्वी की तुलना में सूरज से 50 गुना अधिक दूर स्थित है। दोस्तों होमिया एक ऐसा डॉर्फ प्लैनेट है जो परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष कणों के अपने संग्रह से घिरा हुआ है। ये एकमात्र ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट भी है। आपको बता दें कि होइमा को डॉर्फ प्लैनेट की सूची में 2008 में डाला गया था। इसके बाद सेरेस, प्लूटो, इरीस और माके के बाद ये हमारे सौर मंडल में 5वें डॉर्फ प्लैनेट के रूप में डॉर्फ प्लैनेट्स की सूची में शामिल हो गया। इसका नाम हवाईयन प्रसव और प्रजनन क्षमता की देवी होमिया के नाम पर रखा गया। इसके 2 चंद्रमाओं का नाम उनकी बेटियों हायाका और नमका के नाम पर रखा गया। दोस्तों होमिया अपनी बर्फीली सतह के बावजूद मुख्य रूप से चट्टान से बना है और इसी वजह से ये कुइपर बेल्ट में मौजूद बाकी ऑब्जेक्ट से अलग है। इसका बर्फीला खोल मुख्य रूप से क्रिस्टलीय पानी की बर्फ से बना है। बता दें कि इस तरह की विशेषता सौरमंडल के बाहरी इलाकों में सिर्फ बर्फीले पिंडों के लिए काफी असामान्य है, जहां तापमान आमतौर पर अनाकर बर्फ के लिए निर्माण का कारण बनता है। होमिया से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए साल 2017 में स्पेन के इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ऑफ अंडलूसिया की एक टीम ने 10 अलग अलग यूरोपीय वेधशालाओं में 22 दूरबीनों से एक ऐसे तारे पर उसे टिकाया जिसके बारे में उन्हें पता था वहां से होमिया गुजरेगा। दरअसल वो होमिया के साइज, शेप और रोटेशन स्पीड को अच्छी तरह से समझने के लिए उस पर स्टडी करने के लिए ऐसा कर रहे थे, लेकिन बड़े ही हैरत अंगेज तरीके से उन्हें अपनी खोज में होमिया की एक रिंग भी दिखी। इसके विषय में एक शोधकर्ता का यह कहना है कि यह रिंग किसी अन्य ऑब्जेक्ट के साथ टकराव या इसके फैलाव से उत्पन्न हुआ होगा। दोस्तों होमिया के अलावा माके की सतह भी बेहद ठंडी है। माके सूरज से 45.8 एस्ट्रोनॉमिकल दूरी यूनिट पर है। सूर्य के चारों ओर इसे चक्कर लगाने में 305 पृथ्वी वर्षों का समय लगता है। वहीं ये अपनी दूरी पर घूमने में 22 घंटे का समय लगाता है, यानी कि अपनी दूरी पर घूमने के मामले में ये पृथ्वी और मंगल जितना ही समय लगाता है। बता दें कि जिस तरह से होमिया के पास रिंग है, उसी तरह से अभी माके के रिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके सतह के बारे में वैज्ञानिकों को अभी बहुत सारी जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन उनका यह मानना है कि यह काफी हद तक प्लूटो के समान लाल भूरे रंग का प्रतीत होता है। उन्होंने इसकी सतह पर जमी मीथेन और एथेन का भी पता लगाया है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ एक बहुत पतला वातावरण भी हो सकता है जो शायद नाइट्रोजन से बना हो। माके का नाम प्रजनन क्षमता के रापा नुई देवताओं के नाम पर रखा गया है। बता दें कि 2005 में कैलिफोर्निया के पालोमर वेधशाला में ME ब्राउन, CA ट्रूजुलो और DL रेबिनोविड्स नामक माके को देखा गया था। शुरुआत में इसका अनऑफिशियल कोड नाम ईस्टर बनी था। दरअसल इसे ईस्टर से कुछ दिन पहले खोजा गया था, लेकिन जब इसे डॉर्फ प्लैनेट मान लिया गया तब इसका नाम 2005 में FY9 रखा गया। 2016 में हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए माके की परिक्रमा करते हुए एक छोटे आकार के अंधेरे चंद्रमा को भी देखा गया। बता दें कि इसका चंद्रमा इसकी तुलना में 1300 गुना से भी अधिक फीका है। तो दोस्तों इस तरह से आपने आज की इस खास वीडियो में कुइपर बेल्ट और कुइपर बेल्ट में मौजूद कुछ डॉर्फ प्लैनेट्स के बारे में जाना। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।